हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी यूपीएससी की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, जिसमें आज जो हमने टॉपिक लिया है वह लिया है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 4। इससे पहले 3 हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें तो हमारे कौन कौन से विषय आएंगे। तो एक आएगा सामान्य हिंदी, दूसरा आएगा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, जो आज हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, और तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, और चौथा है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं वह मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले सामान्य हिंदी का भी हो चुका है और मूल विधि का भी हो चुका है। जिसने नहीं देखा तो वह जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ था? 2 अक्टूबर 2005 में, 30 जनवरी 2006 में, 13 सितंबर 2005 में या फिर 26 अक्टूबर 2006 में? तो ये पारित हुआ था 13 सितंबर 2005 में। कब हुआ था? 13 सितंबर 2005 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 16 के अनुसार किशोर को कौन सी सजा नहीं दी जा सकती? मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, 10 वर्ष का कारावास, 7 वर्ष का कारावास या 5 वर्ष का कारावास? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मृत्यु दंड और आजीवन कारावास। किशोर को सजा नहीं दी जा सकती इसकी। ठीक है, मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 10 के अधीन दिए गए आदेश के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? धारा 10, 12, 13 या फिर 15? तो ये दिया गया है धारा 13 में। किस में दिया गया है? धारा 13 में। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 के अंतर्गत आयु निर्धारित है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो ये है 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। एक राज्य से दूसरे राज्य में कितनी अवधि के अंदर वाहन का पंजीकरण ट्रांसफर कराना आवश्यक है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या फिर 12 माह? तो ये है 12 माह। कितने? 12 महीने। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया है, पर्यावरण अधिनियम 1986 में अध्यायों की कुल संख्या है 3, 4, 8 या 10? तो ये है 4। कितनी है? 4। नेक्स्ट है, पर्यावरण अधिनियम 1986 में केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियों का उल्लेख किया गया है। धारा 3 से 6 तक, धारा 6 से 10 तक, धारा 8 से 24 तक या फिर धारा 12 से 16 तक? तो ये है धारा 3 से 6 तक। क्या है? धारा 3 से 6 तक। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा में वर्णित है? धारा 62 में, धारा 63, 64 या फिर 68? तो ये है धारा 64 में। किस में है? धारा 64 में। ठीक, इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनजाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार आखेट का अधिकार है? दिल्ली, गोवा, अंडमान निकोबार या फिर चंडीगढ़? तो ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, इसमें है अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानवाधिकार
संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में कब लागू हुआ? 20 सितंबर 1993, 8 जनवरी 1994, 27 जनवरी 1994 या फिर 30 सितंबर 1994। तो ये लागू हुआ था 8 जनवरी 1994 को। कब लागू हुआ था? 8 जनवरी 1994 को। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ हस्तक्षेप का दंड किस धारा में दिया गया है? धारा 60, 63, 65 या फिर 66। तो ये दिया गया है धारा 65 में। ठीक है, ये दिया गया है धारा 65 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर तथा संचार माध्यमों से संबंधित उपकरणों द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान करने से संबंधित अपराध है? सामान्य अपराध, साइबर अपराध, शोषण अपराध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये अपराध है साइबर अपराध। कौन सा है? साइबर अपराध। कंप्यूटर तथा संचार माध्यमों से संबंधित उपकरणों द्वारा सूचनाएं आदान प्रदान करना, ये क्या है? साइबर अपराध है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रच्छन्न गृह अतिचार को परिभाषित किया गया है? धारा 441, धारा 442, धारा 443 या फिर धारा 445। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा धारा 443। ठीक है, धारा 443 में इसको परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में किस अपराध इसके दंड सहित का उल्लेख किया गया है? छल, प्रतिरूपण द्वारा छल, छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना या फिर संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक छिपाया जाना। तो इसमें जो सही आंसर है वह है छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राष्ट्र की सुरक्षा, जनता के जान माल की सुरक्षा, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है ए व बी दोनों, यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा और जनता के जान माल की भी सुरक्षा। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में केंद्र या राज्य सरकार किस धारा में निरोध आदेश पारित कर सकते हैं? धारा 2, धारा 3, धारा 4 या फिर धारा 5। तो ये है धारा 3। ठीक है, धारा 3 के तहत इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला दिया है सूचना के प्रकटीकरण से छूट का वर्णन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में किया गया है? धारा 5 में, धारा 6 में, धारा 8 में या फिर धारा 12 में। तो ये किया गया है धारा 8 में। किसमें? धारा 8 में। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(3) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की संस्तुति पर की जाएगी। उस समिति का अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर जिला अध्यक्ष। तो ये कौन होगा? तो ये होंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, कौन होंगे? मुख्यमंत्री। इसमें जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन ए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है। रिश्वत और भ्रष्टाचार निवारण के वर्तमान कानूनों को समेकित करने का अधिनियम, रिश्वत और भ्रष्टाचार निवारण के वर्तमान कानूनों को संशोधित करने का अधिनियम, ए व बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है ए व बी दोनों, यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 क्या है? ये है रिश्वत और भ्रष्टाचार निवारण के वर्तमान कानूनों को समेकित करने का अधिनियम है और रिश्वत और भ्रष्टाचार निवारण के वर्तमान कानूनों को संशोधित करने का अधिनियम है। एक समेकित, एक है संशोधित, ये बोथ दोनों हैं। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया है विशेष न्यायाधीश के अधिकार एवं प्रक्रिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में वर्णित है? धारा 2, धारा 5, धारा 7 या फिर धारा 12।
तो ये वर्णित है धारा 5 में। किस में वर्णित है? धारा 5 में। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। भारतीय तट रेखा की लंबाई है लगभग 4900 किलोमीटर, 5700 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर या फिर 8300 किलोमीटर। तो भारतीय तट रेखा की जो लंबाई है वह लगभग कितनी है? 7500 किलोमीटर। कितनी है? 7500 किलोमीटर। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? धौलागिरी, कंचनजंगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन या फिर नंदा देवी। तो संसार में जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह कौन सा है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। कौन सा है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 19, 26, 29 या फिर 30। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी 30। कौन सा है? ऑप्शन डी 30। इसमें ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है, खमीर उत्तम स्रोत है विटामिन ए का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, विटामिन सी का या फिर विटामिन डी का। तो जो खमीर है यह उत्तम स्रोत किसका है? यह है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। किसका है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है सेब का, मक्खन का, सेम का या फिर मछली का। तो प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा इनमें से पाई जाती है वह पाई जाती है सेब में। ठीक है, किस में पाई जाती है? सेम की फली में। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया है, स्ट्राइव फॉर गोल्ड मुहिम की घोषणा किसके द्वारा की गई? भारतीय हॉकी संघ, BCCI, मुंबई क्रिकेट क्लब या फिर भारतीय फुटबॉल संघ। तो इसकी जो घोषणा की गई वह किसके द्वारा की गई? भारतीय हॉकी संघ के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय हॉकी संघ के द्वारा इसकी घोषणा की गई। विश्व प्रसिद्ध खेल संस्था IAAF का पूरा रूप क्या है? तो जो इसका पूरा रूप है, इसकी जो फुल फॉर्म है वह क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, तो ये थोड़ा आप ध्यान से देख लेना, नोट कर लेना। इसके अलावा मैं जितने आपको प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ इनको अच्छे से करते जाइए, बार बार रिवीजन करिए। यकीन मानिए आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस यही आपसे निवेदन है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो स्वतः ही आपका भी भला होगा। ठीक है, तो चलिए इसी अच्छे से विचार के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर शतरंज। तो जो इसका संबंध है वह है क्रिकेट के। ठीक है, इसका जो संबंध है किस खेल के साथ है? क्रिकेट के साथ है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? चांदनी, बुला चौधरी, मृदुला राजीव या फिर प्रिया शानभाग। तो वह कौन सी महिला थी? तो वह थी बुला चौधरी। ठीक है, वह प्रथम महिला थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए हैं। वह कौन है? बुला चौधरी। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन था? ले कार्बुजियर, मिनोरू यामासाकी, एडविन लुंटियस या फिर चार्ल्स कोरिया। तो ये था मिनोरू यामासाकी। कौन था? मिनोरू यामासाकी। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे? राजीव गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सियाचिन जाने वाले जो पहले प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी।
आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? कॉर्निया पर, आइरिस पर, शलाकाओं पर या फिर शंकुओं पर? तो ये निर्भर करता है आइरिस पर। किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है कैरोटीन, रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन या फिर रेटिनिन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, रेटिनिन। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। अगला है, देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस या फिर हावड़ा एक्सप्रेस? तो देश में जो सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन है वह कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। अगला है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं गुणसूत्री उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, कायिक उत्परिवर्तन या फिर बहुगुणिता? तो इसको जो कहते हैं बहुगुणिता। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन करने को कहते हैं बहुगुणिता। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं? तबला, सरोद, वायलिन या फिर संतूर? तो ये किसके हैं? ये हैं संतूर के। ठीक है, किसके हैं? संतूर के। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग किस मसाले के रूप में किया जाता है? इलायची में, दालचीनी में, लौंग में या फिर केसर में? तो पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग जो मसाला है वह कौन सा है? लौंग। ठीक है, कौन सा है? लौंग। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? केंचुआ, जीवाणु, फंजाई या फिर प्रोटोजोआ? तो इसका संचारण होता है किसके द्वारा? ये होता है जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? परवलयिक अवतल, समतल, गोली उत्तल या फिर बेलनाकार अवतल? तो कारों में जो दर्पण लगे होते हैं वह किस तरह के होते हैं? ये होते हैं परवलयिक अवतल। ठीक है, परवलयिक अवतल। इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक या फिर डिसइंफेक्टेंट? तो जो इसमें सही आंसर है वह है एनाल्जेसिक। जो दर्द का निवारण करता है वह है एनाल्जेसिक। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? मनोरंजन कर, संपत्ति कर, आयकर या फिर निगम कर? तो केवल जो राज्य सरकार द्वारा कर लगाया जाता है वह कौन सा कर है? वह है मनोरंजन कर। कौन सा कर है? मनोरंजन कर। तो कर दो प्रकार के होते हैं, कर यानी कि टैक्स। टैक्स, ठीक है, टैक्स दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देख ले रहे हैं तो जिससे पता चल जाएगा कि कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है और कौन सा राज्य सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। ठीक, तो कर होता क्या है? टैक्स क्या होता है? ये होता है सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा व्यक्तियों या फिर कंपनियों पर एक अनिवार्य अंशदान लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं टैक्स यानी कि कर। ठीक, तो कर दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर होता है जिस कर का प्राथमिक व अंतिम भार एक ही व्यक्ति या फिर संस्था को देना पड़े, यानी कि प्रत्यक्ष कर जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर लगाएंगे उसी के द्वारा ही दिया जाएगा, यानी एक व्यक्ति के ऊपर अगर कर लगा है तो उसी को ही देना पड़ेगा। तो ये होता है प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर में
दो होते हैं, एक केंद्र सरकार द्वारा दिया गया और एक राज्य सरकार द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष कर। तो केंद्र सरकार द्वारा दिया गया कौन कौन से कर हैं? केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? तो इसमें केंद्र सरकार में क्या आ जाएगा? आय कर आ जाएगा, उपहार कर आ जाएगा, निगम कर, धन कर, संपत्ति या संपदा कर या ब्याज का कर, ठीक है, वस्तुओं का हस्तांतरण का कर। तो ये हो गया केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर। और इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होंगे राज्य सरकार द्वारा? तो वो हो जाएगा भू राजस्व, कृषि आय या व्यवसाय कर। ठीक, 3 कर ये हो गए। किसके द्वारा लगाए जाएंगे? ये राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर लगाए जाएंगे। ये किसका, हम पहले किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ प्रत्यक्ष कर की बात कर रहे हैं। इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, एक राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। तो ये भी 2 तरह से लगाए जाते हैं, एक केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा और एक राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा। तो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि जिस कर का प्राथमिक भार किसी एक व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाए परंतु अंतिम भार किसी अन्य व्यक्ति या उपभोगकर्ता पर पड़े। मतलब कि जिसके ऊपर लगाया जाता है वह उसे किसी और के ऊपर विवर्तित कर देता है, यानी ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे कि रेस्टोरेंट में जीएसटी कर। तो ये जैसे हम खाना खाया तो हमने उसके पैसे दिए, ठीक है, ऊपर से हमारे ऊपर जो कर और लगा, जो जीएसटी और लगा, वो भी हम ही को ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर से क्या, रेस्टोरेंट का मान लीजिए। ठीक, तो इसमें हमने बताया 2 कर होते हैं, एक केंद्र द्वारा और एक राज्य द्वारा। तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? जैसे सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर। ठीक है, ये क्या है? ये केंद्र सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर है। और दूसरा में क्या है? ये है राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार कौन कौन से कर लगाएगी? तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? बिक्री कर आ जाएगा, डीजल पेट्रोल पर कर आ जाएगा, है ना, राज्य उत्पाद शुल्क आ जाएगा, स्टाम्प व पंजीयन शुल्क आ जाएगा, चुंगी कर आ जाएगा, मनोरंजन कर आ जाएगा, विज्ञापन कर आ जाएगा और वाहन पर कर आ जाएगा। ये सारे किस में आ जाएंगे? ये राज्य सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा टैक्स के बारे में। तो ये है इसकी टैक्स की पूरी डिटेल, कर क्या होता है। तो हमसे जो इसमें क्वेश्चन पूछा था वह पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा? तो अभी बताया वह कौन सा लगाया जाएगा? मनोरंजन कर। ठीक है, मनोरंजन कर। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था उस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है जिसमें अर्थव्यवस्था विदेशी सहयोग द्वारा कार्य करती है, केवल निजी क्षेत्र सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है, सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, या फिर किसी प्रकार का विदेशी निवेश अनुमत नहीं होता। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय से है? सीसा और तांबा, सीसा और एंटीमनी, सीसा और विस्मित या फिर सीसा और जिंक। तो ये है सीसा और एंटीमनी। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो ये बुला सकते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो सत्र है वो बुला सकता है देश के राष्ट्रपति। कौन बुला सकते हैं? देश के राष्ट्रपति। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला है, भारतीय संघ की राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास है, यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। तो क्या क्वेश्चन है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास संवैधानिक अधिकार किसके जैसा है? ब्रिटिश के जैसा है, यूएसए के जैसा है, पाकिस्तान के जैसा या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति के जैसा है।
तो ये किसके जैसा है? ये है ब्रिटिश के राजा या रानी के पास है। वैसा ही अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है संवैधानिक अधिकार। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा जो हमारे संविधान पर जो प्रभाव पड़ा है वह ब्रिटिश का ही प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम है? आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम क्या है? तो वह है, क्या नाम है? वह है कर्नाटक। कॉफ़ी का अधिकतम जो उत्पादन होता है वह कर्नाटक में होता है। ठीक है, और इसके अलावा चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है? चाय का सबसे अधिकतम उत्पादन कौन से राज्य में होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी, देखूँगी किस किस ने सही बताया है। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंत में, उत्तरी पूर्वी मानसून के प्रारंभ होने पर या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून के अंत में। तो खरीफ की फसल बोई जाती है, कब बोई जाती है? तो ये बोई जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये करता है, कौन करता है? ये करता है राज्यपाल। ठीक है, कौन करता है? राज्यपाल। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में या फिर सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी। तो ये देखा जाता है आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। ठीक है, मध्य रात्रि में भी सूर्य को देखा जा सकता है, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखा जाता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।